प्री व्यूअर्स अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज जो है हम लोग एक नए विषय की चर्चा करेंगे जिसका नाम है पर्यावरण, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको हम जो है सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। प्रश्न संख्या 1, भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसके विकल्प हैं। विकल्प ए है चीता, विकल्प बी है बाघ है, विकल्प सी है शेर और विकल्प डी है मोर। तो ध्यान से देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है आप लोग बताइए। इसमें से पहला विकल्प, दूसरा या तीसरा या चौथा? बी, विकल्प बी मतलब क्या हुआ? बाघ। कुछ लोग भ्रम में सोच सकता है मोर लगा दें। हाँ, तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ क्या पूछा था कि राष्ट्रीय पशु पूछा था, इसलिए हम किस पर लगाएंगे? बाघ पर लगाएंगे, जो कि विकल्प सही है। क्योंकि जो प्रश्न होते हैं परीक्षाओं में सभी प्रकार के पूछे जाते हैं, सरल भी और कठिन भी। तो हम हर तरह के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 2, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ। तो इसमें देखिए विकल्प है। विकल्प ए है आपका 1982, विकल्प बी है 1972, विकल्प सी है 1973, विकल्प डी है 1975 ईस्वी। सही है। अब देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? इसमें से कौन सा विकल्प सही है बताइए? हाँ, विकल्प सी बिल्कुल सही है। 1973 ईस्वी में ये हुआ। जो भ्रम की स्थिति थी उस दिन, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1972 में, ये था। लेकिन 1973 में क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। अब तीसरा प्रश्न देखिए, पृथ्वी के अपमार्जक हैं। के अपमार्जक हैं। अपमार्जक मतलब क्या होता है? इसके हिंदी बताइए, इसका अर्थ। अपमार्जक का मतलब नष्ट करना। हाँ, साफ करने वाले। तो पहला है विकल्प ए है जीवाणु व कवक। विकल्प ए है जीवाणु व कवक और विकल्प बी है पशु, विकल्प सी है पक्षी, विकल्प डी है कोई नहीं इसमें। ठीक, विकल्प डी है कोई नहीं। तो इसमें से बताइए कौन सा सही है? ए, जीवाणु व कवक सही है, बिल्कुल सही उत्तर। कि जीवाणु व कवक क्या है? अपमार्जक है, मतलब पृथ्वी के जो भी गंदगी होती है उसे साफ करते हैं। तो साफ करने वाले को हम अपमार्जक भी कहते हैं विज्ञान की भाषा में। तो अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा चौथा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। इसको आप लोग नोट करते जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 है पोलियो का कारण। प्रश्न संख्या 4 पोलियो का कारण है। पोलियो का कारण है। विकल्प भी देख लीजिए। विकल्प ए है जीवाणु,
विकल्प बी है विषाणु। विकल्प सी है कवक। चलिए अच्छा, विकल्प ए बी सी से ही बताइए कि पोलियो इसमें से किसके कारण होता है? जब विकल्प बी सही है, इसका मतलब विषाणु के कारण होता है। अब यहाँ एक चीज हम लोग जान लें कि पोलियो जो है पूरे विश्व से उन्मूलन इसका हो चुका है। केवल 2 देश ऐसे हैं जहाँ की पोलियो अब भी मौजूद है। कौन कौन से देश हैं? 2 देश ऐसे हैं, 2 देश जहाँ पोलियो अब भी मौजूद है। कौन कौन से देश हैं? ये पिछले की श्रेणी में आते हैं। पहला देश अफगानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान। ये अफगानिस्तान है और दूसरा है पाकिस्तान। ये जो है अभी यहाँ पोलियो का उन्मूलन नहीं हुआ है। इसका कारण हम दे सकते हैं कि अशिक्षा। वैसे कल पल्स पोलियो अभियान चलेगा विशेष रूप से, लेकिन तभी हमारे देश में इसका उन्मूलन हो चुका है। तो ये किस कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। खास करके 5 वर्ष 0 से 5 वर्ष के बच्चों तक होता है। इसीलिए दवा भी 0 से 5 वर्ष के बच्चों को ही पिलाई जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 देखिए। रबी, प्रश्न संख्या 5 है, 6 नहीं। रबी की फसल है। रबी की फसल है। प्रश्न संख्या 5। विकल्प ए है, कौन सा विकल्प है? रबी की फसल है चावल। विकल्प ए है चावल। विकल्प बी है चना। विकल्प सी है कपास। चलिए विकल्प 3 में से बताइए किसमें से रबी की फसल कौन सी है? चना। रबी की फसल क्या है? चना। और ये किसकी फसल? खरीफ की फसल। अब फसलें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, रबी, खरीफ और जायद। तो रबी की फसल चना है, जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक, और ये जो है खास करके जुलाई में बोई जाती है खरीफ की। और ये जायद की जो फसल होती है, जो साग सब्जियां हम गर्मी के महीने में उगाते हैं, वो जायद की श्रेणी में आती है। तो चना हमारा रबी की फसल है। इसका प्रयोग दाल के रूप में और इसके पत्ते को साग के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अगला प्रश्न है, 6वां है कि भिंडी में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 6। भिंडी में पाया जाता है। पाया जाता है। भिंडी में पाया जाता है मतलब जो नीचे विकल्प दिया जाएगा उसमें से कौन सा पोषक तत्व तो पाया जाता है वही लिखना है आप लोगों को। देखिए पहला है, इसमें पहला है फास्फोरस। पहला है फास्फोरस। दूसरा है मतलब बी विकल्प है। विकल्प बी है विटामिन सी। विटामिन सी है। और तीसरा है सी वाला विटामिन ए। और डी है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। डी वाला क्या है? उपरोक्त सभी। प्रश्न फिर से सुन लीजिए। भिंडी में कौन सा पोषक तत्व इसमें से पाया जाता है? पहला है फास्फोरस, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन ए, चौथा उपरोक्त सभी। इसमें से कौन सा होगा? सभी। बिल्कुल सही। मतलब ये सभी पाए जाते हैं, थोड़े थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं, सभी पाए जाते हैं। जो इसको लिखते चलिएगा, ठीक, ताकि जो है नोट करते चलिएगा। जो ना है नोट कर लेंगे तो सही है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। तो देखिए ये है कि चिपको आंदोलन का संबंध है। प्रश्न संख्या 7 हमारा है, ध्यान से सुनते रहिए और देखते भी रहिए कि चिपको आंदोलन का संबंध है। चिपको आंदोलन का संबंध है।
चिपको आंदोलन का संबंध है। ठीक, चिपको आंदोलन का संबंध है। विकल्प ए है पंजाब से, मतलब पंजाब से। विकल्प बी है उत्तर प्रदेश। विकल्प सी है उत्तराखंड। और विकल्प डी है कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सही है? अच्छा, सी मतलब उत्तराखंड से संबंध है। किसका? चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से। विकल्प संख्या सी सही है। और यहाँ एक चीज हम जान लें, इसका संबंध किससे है? वनों से है। अवैध पेड़ की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था देवभूमि उत्तराखंड में, और इसको प्रारंभ करने का श्रेय सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है। तो यहाँ जो है वनों से संबंधित भी है, उत्तराखंड में शुरू हुआ और सुंदरलाल बहुगुणा ने प्रारंभ किया। कहाँ से? उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है, देखिए हमारा अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण का कारण है। प्रश्न संख्या 8 है, वायु प्रदूषण का कारण है। वायु प्रदूषण का कारण है। अब देख लीजिए, इसमें है विकल्प संख्या ए है कीटनाशक। विकल्प संख्या बी है सीवेज। विकल्प संख्या सी है, विकल्प संख्या सी है हवा। और विकल्प संख्या डी है धुआं। धुआं। ठीक, अब देखिए वायु प्रदूषण का कारण इसमें से कौन हो सकता है? ये है कीटनाशक, बी है सीवेज, सी हवा, डी धुआं। किससे ज्यादा प्रदूषित होगा वायु? हवा से थोड़ी प्रदूषित होगा। सी तो हवा है यहाँ। हवा से तो और अच्छा होता है ना। तो डी वाला सही है धुआं से, जो सबसे ज्यादा प्रदूषित होता है। इसके अलावा जो है, जो जैसे गाड़ियां वाहन है उससे, या कल कारखाने हैं चिमनियों से, और जिसके माध्यम से धुआं निकलता है लकड़ियों को जलाने से, उससे वायु प्रदूषण होता है। और उससे बीमारी क्या होती है? सांस या फेफड़े से संबंधित बीमारी हो जाती है। तो इसका विकल्प है क्या? धुआं। और इसके बाद अगला प्रश्न है कि 78% भाग ढका हुआ है। 71। और 9वां प्रश्न है कि 71% भाग ढका है। 71% भाग ढका है। इसमें देखिए विकल्प ए है पानी या जल से। पानी या जल से। विकल्प बी है हवा से। और विकल्प सी है मृदा से। चलिए विकल्प 3 से ही बताइए, 71% भाग इसमें से किससे ढका हुआ है? पहला मतलब पानी से। इसका सूत्र बता सकते हैं आप लोग, क्या होता है? H2O, मतलब H2O, हाइड्रोजन 2 भाग, ऑक्सीजन 1 भाग, मिलाकर पानी बनता है। और हवा, ये जान ही गए हैं कि स्वच्छ हवा जो हम लेते हैं किस रूप में लेते हैं? कौन सी गैस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालते। ये हो गया प्रश्न संख्या 9। अब 10वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा 10वां प्रश्न है, लिख भी लीजिए अगर न आता हो तो, डेसिबल किसकी इकाई है? प्रश्न, डेसिबल किसकी इकाई है, या डेसिबल किसका मात्रक है, या डेसिबल से क्या मापते हैं? तो डेसिबल प्रश्न संख्या 10 है। डेसिबल मात्रक है। डेसिबल मात्रक है। तो इससे देखिए विकल्प ये आप देख लीजिए, गहराई। विकल्प बी है ध्वनि का, गहराई का है कि ध्वनि का है। विकल्प सी है तापमान।
तापमान। और विकल्प डी है वायु दाब, विकल्प वायु दाब। तो यहाँ बताइए डेसिबल जो मात्रक है उससे क्या मापा जाता है? इसमें से क्या ये हाँ जी बिल्कुल सही। यहाँ एक चीज आ रही है जो गहराई है, इसको लिख लीजिएगा कि गहराई जिससे मापते हैं ठीक, वो है क्या? सोनार। सोनार से भी गहराई मापते हैं ठीक, ये हाँ सोनार होता है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है डेसिबल किसकी इकाई है, वह किसकी है? किसकी है? ध्वनि की इकाई, ध्वनि की इकाई है। तो यह जो है ध्वनि की इकाई है। उसी प्रकार हर एक आगे बढ़ रहे हैं अब, डेसिबल हो गया। अब देखिए मच्छरों से फैलने वाला रोग है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 है मच्छरों से फैलने वाला रोग है, फैलने वाला रोग है। मतलब जो नीचे विकल्प दिया जाएगा आप लोग बताना इसमें से कौन मच्छर से फैलता है। तो पहला है चिकनगुनिया, चिकनगुनिया पहला है। और दूसरा है मतलब विकल्प बी है डेंगू, डेंगू ठीक, विकल्प बी डेंगू। और विकल्प सी आपका है मलेरिया, विकल्प सी है मलेरिया। और वही विकल्प डी है उपरोक्त सभी। प्रश्न पढ़ते रहिए कि जो मच्छर हैं उससे काटने से इसमें से कौन सी बीमारी होती है? सभी मतलब विकल्प डी सही है। मच्छरों को काटने से चिकनगुनिया भी, डेंगू भी, मलेरिया भी, ये जो है उपरोक्त सभी बीमारियां होती हैं जो कि मच्छरों काटने से होती हैं। इससे बचने का सर्वोत्तम तरीका है कि मच्छरदानी का प्रयोग सबसे उत्तम। अगर हम वो दवा का प्रयोग करेंगे तो वायु प्रदूषण होता है, अगरबत्ती का प्रयोग करेंगे उससे भी वायु प्रदूषण होता है। वो बचाती तो है, नुकसान करती है, लेकिन मच्छरदानी एक ऐसी चीज़ है जो किसी तरह का नुकसान न करते हैं, केवल वो हमको बचाती है। तो अब अगला प्रश्न है 11वां, प्रश्न संख्या 11 है। देखिए कि छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप ये क्या है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप ये क्या है? प्रश्न लिख दे रहे हैं। छिपकली, गौरैया, गौरैया, कछुआ, सांप है क्या है? देखिए विकल्प नीचे दिया है। ए है ए अंडे देते हैं, ए अंडे देते हैं। बी है ए बच्चे देते हैं। पहला है ए अंडे देते हैं, बी है ए बच्चे देते हैं, और सी है ए जहरीले होते हैं, ये जहरीले होते हैं ठीक। और डी है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अब यहाँ बताइए इसमें से कौन सही है? अंडे देते हैं, हाँ ये जो है पहला सही है, क्योंकि इससे देखेंगे छिपकली को, गौरैया को, कछुआ को, सांप को, तो ये वाला विकल्प ज़्यादा सही होगा, क्योंकि छिपकली भी अंडा देती है, गौरैया भी, कछुआ भी और सांप भी अंडा देते हैं। तो यहाँ जो है क्या गौरैया को हम इसके विषय में जान लें कि गौरैया जो है एक ऐसा पक्षी है जिसे घरेलू पक्षी घर में रहते हैं अक्सर, और ये इनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है, इसलिए जो है इनको बचाने का सरकार मुहिम चला रही है। विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। तो यह इसकी एक खासियत है कि घरों में। और कछुआ के बारे में बताया गया है कि यह इसका क्या काम कर रहा है
या भी जल की सफाई करते हैं, नदियों में रहते हैं, तालाबों में रहते हैं, तमाम जगह रहते हैं। ये सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाला जंतु है, जिसका नाम क्या है? कछुआ है जो है। और सांप जो है ये जहरीला तो होता है, लेकिन गौरैया जहरीली नहीं होती, इसलिए विकल्प गलत है। ये अंडे देते हैं, ये सभी की विशेषता, इसलिए विकल्प ए सही है। ठीक, अब इसके बाद वाला प्रश्न है, देखिए कि वह कौन सा जंतु है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वह कौन सा जंतु है, कौन सा जंतु है जिसके दांत, वह कौन सा जंतु है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो इसमें विकल्प ए है, देख लीजिए। विकल्प ए में है दीमक, और विकल्प बी है चूहा, और विकल्प सी है गिलहरी। इसमें बताइए जल्दी विकल्प, हाँ विकल्प कौन सा है? विकल्प सी, मतलब गिलहरी एक ऐसा जंतु है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, और वो करता क्या, उसको भी जान लीजिए, अपने दांतों को बहुत अधिक लंबे ना हो जाए, इसीलिए वो उतरते जब हैं तो उसके दांत फिर सामान्य अवस्था में आ जाते हैं, नहीं तो उसके दांत बड़े हो जाएंगे। ठीक, तो अच्छा एक और होता है, ये गिलहरी क्या अंडा देती है या बच्चा देती है? बच्चा देती है, बच्चा भी देती है और अपने बच्चों को दूध पिलाती है। वही चमगादड़ वाला प्रश्न जो पूछता है कि चमगादड़ को स्तनधारी या स्तनपायी क्यों कहा जाता है? तो जो भी बच्चे देते हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उनको हम स्तनपायी या स्तनधारी वर्ग में रखते हैं। चाहे वह नीली फेल की बात हो, चाहे चमगादड़ की बात हो, चाहे गिलहरी की बात हो, मानव भी स्तनपायी में ही आता है। जो भी बच्चे देंगे, बच्चों को दूध पिलाएंगे, वो स्तनपायी में आएंगे, ठीक, या स्तनधारी वर्ग में आएंगे। तो प्रश्न संख्या 12 हो गया। अब अगले प्रश्न की चर्चा हम लोग करेंगे। प्रश्न संख्या है 13। प्रश्न संख्या 13 पे चल रहे हैं, उसको देख लीजिए। प्रश्न संख्या 13 है, केला का कायिक प्रवर्धन है। प्रश्न संख्या 13 में केला का कायिक प्रवर्धन है। केला का, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि नया प्रश्न है। कायिक प्रवर्धन है, केला का कायिक प्रवर्धन है, लिख लीजिए साथ साथ। विकल्प दे रहे हैं। विकल्प ए है आप लोगों के सामने। विकल्प ए तने द्वारा, पत्ती द्वारा, बीज द्वारा, तने द्वारा। विकल्प बी है बीज द्वारा, बीज द्वारा। विकल्प सी है पत्ती द्वारा, विकल्प सी है पत्ती द्वारा, और विकल्प डी है संकर द्वारा। विकल्प डी है संकर द्वारा। अब इसका उत्तर, संभावित उत्तर खोजिए आप लोग कि केले में जो कायिक प्रवर्धन होता है। ये प्रश्न कठिन है, इसलिए इसको आप इसका उत्तर ढंग से याद कर लेंगे। तो कुछ अनुमान से बताइए, तने द्वारा उसमें होता है कि बीज द्वारा? बढ़ना। तो किस कारण होता है? वृद्धि होती है। इसका उत्तर होगा संकर द्वारा। ठीक, अब जब वो संकर प्रजाति आएगी तो बताया जाता है कि तो संकर जो है ये बताया जाएगा, जो है इसका वर्णन फिर आगे कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 पौधे हैं, उससे दोनों से मिलाकर कोई तीसरा पौधा बनेगा तो संकर की श्रेणी में आता है। जैसे नहीं अंग्रेजी में जिसको हाइब्रिड कहते हैं, आजकल हम लोग साग सब्जियां देखते नहीं कहते हैं हाइब्रिड, तो वही संकर होता है। पशुओं में भी जैसे अल्सीशियन कुत्ते होते थे, संकर होते थे। संविधान को दूसरे भाषा में एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए जिसके माता पिता में से एक विदेश का हो, एक अपने देश का, तो वहाँ एंग्लो इंडियन होता है। लेकिन यहाँ हम पशु के लिए, फसलों के लिए संकर शब्द का प्रयोग करेंगे, मानव के लिए नहीं करेंगे। वहाँ एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय का प्रयोग होता है। तो या तो माँ विदेशी रहे या तो पिता विदेशी रहे, और एक अपने यहाँ का रहे। तो अब देखिए 14, प्रश्न संख्या 14 है
कि मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है, लेकिन क्यों? मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है, फिर है उसके बाद क्यों? मनुष्य को सर्वाहारी क्यों कहा जाता है? विकल्प ए है इसका कि पौधों से भोजन, मतलब पहला विकल्प है कि पौधों से भोजन प्राप्त करने के कारण, ठीक। दूसरा विकल्प है जंतुओं से भोजन, दूसरा विकल्प क्या है? जंतुओं से भोजन। और हमारा तीसरा विकल्प है विकल्प सी, पौधों तथा जंतुओं दोनों से भोजन, पौधों तथा जंतुओं दोनों से भोजन, पौधों तथा जंतुओं दोनों से भोजन। चलिए तीन ही में से बताइए, दोनों से भोजन। तो पहला विकल्प है कि मनुष्य को सर्वाहारी क्यों कहता है? प्रश्न पहला विकल्प है कि पौधों से भोजन प्राप्त करने के कारण कहा जाता है, कि जंतुओं से भोजन प्राप्त करने के कारण कहा जाता है, कि पौधों तथा जंतुओं से भोजन प्राप्त करने के कारण। क्या होगा? दोनों होगा, क्योंकि वह पौधों से भी भोजन प्राप्त करता है और जंतुओं से भी भोजन प्राप्त करता है, इसलिए हम उसको सर्वाहारी की श्रेणी में रखेंगे। सर्वाहारी में और क्या क्या आते हैं? कौन से कुछ जीव जंतुओं का नाम बताइए सर्वाहारी में? अरे सर्वाहारी में कौवा भी आता है, कुत्ता भी आता है, शेर थोड़ी आएगा। कौवा आता है, कुत्ता आता है, ऐसे जीव जंतु है, मतलब जो सभी का भक्षण करेंगे तो सर्वाहारी में आते हैं। और जो सर्वोच्च मांसाहारी है, शाकाहारी, ऐसे तमाम जीव जंतु हैं कि उनकी श्रेणी का जो है शाकाहार में, मांसाहार में या सर्वाहार में वर्णन किया गया, क्या वर्गीकृत किया गया। और जैसे शाकाहार की बात है, किसे कहेंगे? जो साग सब्जी का आहार करता है वही शाकाहार है। जैसे में क्या हो जाएगा? गाय है, बकरी है, भैंस है। मांसाहार में जो मांस का आहार करते हैं, लेकिन जो केवल मांस का ही आहार करेंगे, जैसे चीता है। सर्वाहार में ये तो स्पष्ट है जो सब कुछ खाते हैं, वही ना सर्वाहार है, मतलब हर चीज खा जाएंगे, वही सर्वाहार है। तो चलिए अच्छा, अब हम लोग सर्वाहार को छोड़कर मनुष्य के शरीर में ऊर्जा, मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न है किस नंबर का प्रश्न है? 14, जो भी हो देख लीजिएगा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, विज्ञान का है। मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का स्रोत है, शरीर में लिखते चलेंगे आप लोग, शरीर में ऊर्जा का स्रोत है। मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का स्रोत है। आप देखिए कौन सा है? विकल्प ए है, विकल्प ए है प्रोटीन, विटामिन, प्रोटीन। और विकल्प बी है विटामिन, विकल्प सी है, विकल्प सी हमारा है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है। और विकल्प डी नहीं लिख दे रहे हैं, वसा है, ठीक। तो मनुष्य के शरीर, प्रश्न ध्यान देखिए, मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का स्रोत, ये प्रश्न कि मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का स्रोत, ये कह रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि मनुष्य को सबसे अधिक किससे ऊर्जा मिलती है, ये नहीं प्रश्न घुमाया है। तो मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नहीं, अभी तो बोला थे। चलिए आप बताइए। हाँ, ये बिल्कुल सही है, सी वाला ही होगा। लेकिन अगर यही प्रश्न इस तरह पूछेगा कि हमें सबसे अधिक और तत्काल ऊर्जा किससे मिलती है, तो वसा या फैट में 99.99% मिलती है, वो भी तत्काल में। लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछा है कि मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का स्रोत है, उसका उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट लिख लीजिए। फिर अगला प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। चावल व गेहूं में प्राप्त स्टार्च किसका बहुलक है? देखिए प्रश्न लेने आ रहे हैं, चावल व गेहूं में प्राप्त स्टार्च, चावल व गेहूं में
प्राप्त स्टार्च, ये स्टार्च है, देखिए टार्च मत लिखिएगा। चावल और गेहूं में प्राप्त स्टार्च किसका बहुलक है? किसका बहुलक है? पहले प्रश्न ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद विकल्प देखिए। तो इसमें विकल्प है, विकल्प क्या है देख लीजिए। प्रोटीन, ए है प्रोटीन, बी है वसा अम्ल, पहला प्रोटीन है, दूसरा वसा अम्ल है और तीसरा है शर्करा। चलिए अच्छा, कि नहीं वैसे बताइए ताकि संभावना सही होने की ज़्यादा बने। ये चावल या गेहूं में जो स्टार्च पाया जाता है वो किसका बहुलक है? इसको पहले विकल्प ही बता दिए, जब विस्तार से आएगा तो बता दिया जाएगा। नहीं अभी नहीं, गलत हुआ। आप चलिए बताइए। बी। चलिए अच्छा, आपको कोई बता देगा तो तीसरा उसका सही हो जाएगा। तो यहाँ जान लीजिए आप लोग, इसका उत्तर होगा शर्करा, और नोट कर लीजिए क्योंकि पूछता प्रश्न चावल और गेहूं में प्राप्त स्टार्च शर्करा का बहुलक। ये जो है जो शर्करा का बहुलक है, इसका उत्तर ही सीधा सीधा लिख लीजिए। इसके बाद है दूध व दूध उत्पादों में पाया जाता है। प्रश्न संख्या जो भी 16 होगी या जो भी, दूध व दूध उत्पादों में, दूध व दूध उत्पादों में पाया जाता है। दूध व दूध उत्पादों में पाया जाता है। दूध व दूध उत्पादों में पाया जाता है मतलब क्या पाया जाता है ये कहना चाह रहा है। तो इसका विकल्प भी देख लीजिए। पहला है खनिज, प्रोटीन, विटामिन। पहला है खनिज, प्रोटीन, विटामिन, विकल्प ए है। विकल्प बी देख लीजिए, वसा, कैल्शियम, फास्फोरस। वसा, कैल्शियम, फास्फोरस। वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, ये विकल्प बी है, वसा, कैल्शियम, फास्फोरस। विकल्प सी भी देख लीजिए, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। चलिए तीन ही में से बताइए। ध्यान से देखिए, प्रश्न था दूध व दूध उत्पादों में पाया जाता है मतलब क्या पाया जाता है। पहला है खनिज, प्रोटीन, विटामिन, ये सही है। कि दूसरा वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सही है। कि तीसरा खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ बिल्कुल सही है। ये वसा भी पाया जाता है, इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है। और ये पता होगा आप लोगों को कैल्शियम और फास्फोरस का कार्य क्या है, हड्डियों को मजबूत करना, यही कार्य